नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। वैक्सीनेशन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। पीएम कम वैक्सीनेशन वाले जिलों की समीक्षा करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक है। कम वैक्सीनेशन वाले जिलों के डीएम के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि देश ने जहां रिकॉर्ड बनाया है वैक्सीनेशन के लिए, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन जिलाधिकारियों से 40 जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे जिन जगहों पर कम वैक्सीनेशन हुई है, और आज इसकी समीक्षा बैठक कर जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वैक्सीनेशन है कम क्यों हुई है, क्या वजह रही है, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक है। कम वैक्सीनेशन वाले जिलों के डीएम आज इसमें बैठक में शिरकत करेंगे और इन सभी डीएम से ये जानने की कोशिश होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि ये वो जिले हैं यहाँ पर आखिर वजह क्या रही कि वैक्सीनेशन काफी कम हुए हैं। तो दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक होगी और अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं वैक्सीनेशन को लेकर, और ये जानने की उनकी कोशिश है कि आखिर ये जो जिले हैं 40 वहां पर वैक्सीनेशन क्यों कम हुई है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जब से कोविड शुरू हुआ तब से एक्टिव दिखाई दे रहे थे। उसके बाद कोविड टीका को लेकर उन्होंने हर प्रयास किया। अंततः जो उत्तर प्रदेश देश को टीका भी मिल गया, स्वदेशी टीका मिला। निश्चित तौर पर हम लोगों ने, हमारे देश ने तमाम देशों की सहायता भी इस दौरान की, तमाम देशों को निर्यात भी टीका किया। निश्चित तौर पर अभी भी उत्तर प्रदेश समेत तमाम ऐसे जिले हैं, 40 से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जहाँ पर अभी भी टीकाकरण की रफ्तार काफ़ी कम है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री चिंतित हैं। और आज वहां के जिलाधिकारी होंगे, उनसे संवाद करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि वहां पर जो टीकाकरण की रफ्तार थी इतनी धीमी रही है। क्या वजह को रुकावट आ रही है, या फिर जो स्थानीय जो सरकार है वो सहायता नहीं कर पा रही। तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं एक बार फिर जो जिलाधिकारी हैं उनको रास्ता दिखाएंगे कि किस तरह से जल्द जो टीकाकरण की रफ्तार धीमी है उसको तेज करके संपूर्ण टीकाकरण किया जाए, क्योंकि 100 करोड़ टीकाकरण अपने देश में हो चुका है। जो बचे लोग हैं उनका भी टीकाकरण करके जल्द से जल्द इस समस्या से मुक्ति पाई सके। जी अश्विनी, खास बात यह है कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड बना रहा है, पूरा देश रिकॉर्ड बना रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दे दी गई है। ऐसे में ये वो जिले हैं जहां पर डीएम से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या वजह है आखिरकार, क्या लोगों में अभी भी अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल। तमाम पिछड़े जिले हैं तो जहां पर अभी भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। कहीं तमाम भ्रांतियां फैलाई गई हैं टीके को लेकर के, जिसको समय पर जो चाहे स्वास्थ्य महकमा हो, राष्ट्रीय संगठन एजेंसियां हों, चाहे प्रधानमंत्री खुद हो, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो, समय पर उसको दूर करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि किसी भी तरह की कोई समस्या टीके से नहीं। लेकिन इन सबके बावजूद भी अभी भी तमाम ऐसे जिले देश के हैं जो पिछड़े हुए हैं, जहां पर आज जरूरत है वहां उनको, जो आम जनता है उनको जागरूक करने की। निश्चित तौर पर तमाम भौगोलिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार हो सकती हैं, जिनके चलते कहीं ना कहीं टीकाकरण की रफ्तार धीमी। निश्चित तौर पर आज जब प्रधानमंत्री संवाद करेंगे तो निश्चित तौर पर जो समस्याएं होंगी उन जिलों की वो दूर की जाएंगी। बहुत आप ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद, लेकिन हमारे साथ आप बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। अगले 2 महीने पीएम मोदी के यूपी में ताबड़तोड़ दौरे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी ने तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव से पहले कई बार यूपी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और सीएम योगी ने तैयारियां जो है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर वो पूरी करने के निर्देश दिए एक तरफ, तो कई बार यहां पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे और बड़ी सौगात भी प्रदेशवासियों को देंगे। ऐसे में तमाम तैयारियां भी की जा रही है और अश्विनी लगातार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, चुनाव नजदीक है
और चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर भी कसी हुई है और जो सत्ता पक्ष है बीजेपी की सरकार, उनकी तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी जितना जो काम है उन सभी को पूरा किया जाए, क्योंकि सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और अब जब चुनाव नजदीक है, ऐसे में केंद्र से कभी अमित शाह पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा इन दिनों काफी होने वाला है लगातार। ये दौरा उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कितना अहम होगा और क्या कुछ सौगात मिल सकती है? बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी है उसके जो बड़े नेता हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। उसमें चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जेपी नड्डा हो, तमाम कई लेयर में जो है एक तरीके से कहा जाए कि नेता हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने की क्षमता रखते हैं और वो एक्टिव रहे। प्रधानमंत्री के अगले कुछ दिनों में बड़े दौरे हैं उत्तर प्रदेश के, तमाम जिलों में जाएंगे। इससे पहले भी देखा गया जब कुशीनगर गए तो कुशीनगर को एयरपोर्ट मिला, साथ ही साथ पूर्वांचल का जो हिस्सा था, जो बिहार पार्टी से टच था, कहीं ना कहीं पिछड़ा था, उसको एक नई राह मिली विकास की। इसके बाद जब सिद्धार्थनगर प्रधानमंत्री गए तो तमाम 9 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को समर्पित किए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जब भी चुनाव से पहले आएंगे तो कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश को देके जाएंगे, क्योंकि दिसंबर के महीने में उम्मीद लगाई जा रही है कि आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री से पहले उत्तर प्रदेश का दौरा करना चाहते हैं बड़ी संख्या में, और साथ ही साथ जो पूर्वांचल पश्चिम का क्षेत्र है जहां पर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन अभी भी किसानों की नाराजगी है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आकर के किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने भी तमाम दौरे किए, तमाम उत्तर प्रदेश की जनता से वादे किए। निश्चित तौर पर अब प्रधानमंत्री की बारी है। जो लेयर बनाई गई भाजपा ने बनाई है, कई लेयर में जो नेता तैयार खड़े किए हैं, निश्चित तौर पर इसका फायदा 2022 चुनाव में दिखाई देगा। जी अश्विनी, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं वो सेमीफाइनल माना जाता है लोकसभा चुनाव का, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा सांसद चुनकर जाते हैं केंद्र में। तो ऐसे में अमित शाह और प्रधानमंत्री का जो दौरा है, आपने कहा कि दिसंबर में चुनाव आचार संहिता भी लग सकते हैं दिसंबर के अंत में, तो उससे पहले ताबड़तोड़ दौरे करेंगे। तो इन दौरों के तहत ये एक बड़ी चुनौती भी होगी बड़े कद्दावर नेताओं के लिए और जो मंत्रियों के लिए जो केंद्र से यहाँ पर पहुंचेंगे, कि उन्हें किस तरह की रणनीति बनानी होगी कि वो यहाँ पर दोबारा वापसी करे बीजेपी, और फिर से जो केंद्र के लिए सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जाता है उसे सफल बनाया जाए। बिल्कुल ऐसी कहावतें हैं कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, और अगर जो यहाँ पर भारी रहता है वो केंद्र में भारी रहता है। निश्चित तौर पर 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है, और जब 2019 लोकसभा चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जाते हैं कि इस बार भाजपा की सीटें कम होंगी। लेकिन कुछ जानकार ऐसे थे जो कह रहे थे कि जब 2017 में बेहतर प्रदर्शन भाजपा ने उत्तर प्रदेश में किया तो उसका असर 2019 में दिखाई देगा। निश्चित तौर पर ऐसा हुआ भी, 2019 में उसका असर दिखाई भी दिया। यहाँ की राजनीति थोड़ी अभी भी जाति समीकरणों के आधार पर ही होती है। जहां तमाम पार्टियों को ले लीजिए आप, बातें तो करते हैं कि जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन चुनाव आने से ठीक पहले जाति सम्मेलन होते हैं, जाति वर्ग से मुलाकात की जाती है। निश्चित तौर पर 2022 में जो समीकरण फिट होंगे, निश्चित तौर पर वो 2024 में उनका असर दिखाई देगा। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री इसको लेकर के भी आएंगे, तमाम सौगातें भी देंगे, और तमाम जो नेता उत्तर प्रदेश के हैं, केंद्र के हैं, जो बड़े नेता हैं, वो अब उत्तर प्रदेश में अपना डेरा जमाने वाले हैं। भले ही चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, भले ही उनका ये कहना है कि वो जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जातिवाद की ही राजनीति होती है। और यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते ही सबसे पहले जातिगत को सामने रख करके जोड़ तोड़ की गणित शुरू हो जाती है, और दूसरे पक्ष के जो बड़े कद्दावर नेता होते हैं उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाती है। ये जाति है जो बेहद अहम बन जाती है चुनाव नजदीक आते हैं तब। बढ़ते आगे, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, योगी सरकार ने मनरेगा मजदूरों का बकाया भुगतान कर दिया है। अगस्त से मजदूरों की मजदूरी लंबित थी, बकाया 657.92 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया है सरकार ने। तो जो मजदूर हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। और अश्विनी हमारे साथ
बने हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से लाइव अश्विनी, ये एक बहुत बड़ी और अहम खबर है। उन मजदूरों के लिए बहुत ही खुशखबरी है जिन मजदूरों का बकाया लंबे समय से था और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा मजदूरों को बकाया दे दिया है। बिल्कुल, सीएम योगी ने दिवाली से ठीक पहले जो मनरेगा मजदूर थे उनको उनका तोहफा दे दिया, उनकी मेहनताना दे दिया। निश्चित तौर पर अगस्त माह से इन मजदूरों की जो मजदूरी थी वो लंबित थी, लेकिन सख्ती के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो विभाग था उसको आदेश दिया। 657 करोड़ लागत जो लगभग बकाया था उसका भुगतान रिलीज कर दिया गया है और जो मजदूर हैं उनको मिलने लगा। निश्चित तौर पर दिवाली से ठीक पहले इस तरह के काम मुख्यमंत्री ने करके वाकई में जो मजदूर थे मनरेगा के उनके चेहरे पर खुशी लाई। इससे पहले भी देखा गया तमाम जो सरकारी अफसर थे, अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनका भुगतान करने के लिए कहा गया था कि 31 अक्टूबर तक सभी का भुगतान हर हालत में हो जाना चाहिए क्योंकि दिवाली का समय। निश्चित तौर पर एक बार फिर मुख्यमंत्री ने जो तमाम मजदूर थे उनका भुगतान कराया। जी बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेशवासियों को अखिलेश यादव ने भी दीपावली की बधाई दी है। त्योहार परस्पर सहयोग और सद्भाव को बढ़ावा देने का है, ये लिखा है अखिलेश यादव ने। और आगे उन्होंने कहा है कि अंधकार से प्रकाश की ओर देश को ले जाने का संकल्प है। ये त्योहार अंधविश्वास और राग द्वेष की भावना से छुटकारा पाने का है। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने दीपावली पर बधाई दी है सभी को और लिखा है कि सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई। त्योहार पर परस्पर सहयोग और सद्भाव को बढ़ावा देने का त्योहार है दीपावली। और साथ ही यह भी कहा है कि अंधकार से प्रकाश की ओर देश को ले जाने का संकल्प है दीपावली। मनीष गुप्ता केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 6 पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप है और आरोप में जगत नारायण सिंह, अक्षय मिश्रा, विजय यादव 3 अज्ञात पुलिसकर्मियों के नाम भी शामिल हैं। तो मनीष गुप्ता मामले में 6 पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप है और सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है। आरोप में जगत नारायण सिंह, अक्षय मिश्रा और विजय यादव के अलावा 3 अन्य पुलिसकर्मी हैं जिनके नाम इस मामले में शामिल हैं और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है सीबीआई ने। तो 6 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई है। मनीष गुप्ता केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर माफिया मुख्तार अंसारी से मिलने बांदा जेल पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास और उमर भी थे। मुख्तार और ओपी राजभर की मुलाकात बड़े राजनीतिक मायने रखती है। सूत्रों के मुताबिक ओपी राजभर और मुख्तार के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात को लेकर यूपी के सियासी गलियारों में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। वहीं मुख्तार से जेल में मिलने की भनक लगते ही बांदा पुलिस ने वापसी के दौरान गाड़ी की तलाशी भी ली है। मुख्तार अंसारी से ओपी राजभर ने बांदा जेल में मुलाकात की थी। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली, 1 घंटे तक मुलाकात चली। और आपको बता दें, अंसारी से मिलने के बाद जब वो लौटे तो उनकी गाड़ी की तलाशी भी ली गई। त्योहार के मद्देनजर नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। दिवाली से पहले मार्केट और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है। एडिशनल डीसीपी और एसीपी ने बीटा 2 पुलिस और कमांडोज के साथ इलाके का जायजा लिया। मेट्रो स्टेशन का, मार्केट का, मॉल का, सभी का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासन ने लोगों से कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की। बाजारों में इस दिन त्योहारों के मद्देनजर जमकर भीड़ भी देखने को मिल रही है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। दीपोत्सव का रिकॉर्ड बनेगा। राम की पौड़ी पर 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। दिवाली से एक दिन पहले दीपोत्सव का आयोजन है।
शाम 5:25 पर सरयू घाट पर आरती होगी। आज श्री राम जन्मभूमि पर 51,000 दीप भी जलाए जाएंगे। दीपोत्सव पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, इसकी भव्य तैयारियां की गई है। विश्व रिकॉर्ड बनेगा, अपने आप में अयोध्या विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। शाम 5:25 पर सरयू घाट पर आरती होगी। वहीं अयोध्या के दीपोत्सव से पहले गोरखपुर के रामगढ़ ताल पर बने नौका विहार पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने भव्य दीपोत्सव मनाया। हजारों दिए जलाकर नौका विहार को जगमगा दिया गया। आपको बता दें, गोरखपुर विकास प्राधिकरण का ये पहला कार्यक्रम था। रामगढ़ ताल का सौंदर्यीकरण भी दीपोत्सव के माध्यम से देखने को मिला। मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि सोच दमदार हो तो काम भी दमदार होता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की रवि किशन ने और उन्होंने कहा कि कोई आरोप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं लगा सकता, किसी घोटाले का आरोप नहीं है। इसलिए तो कहते हैं, सोच दमदार हो तो काम दमदार होता है। पूज्य महाराज जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने जहां पर लाशें बहती थी, आज वहां पर 1,01,000 दिए जल रहे हैं। इस जगह पर जहां आप खड़े हैं, यहाँ पे लोग मार के फेंक दिए जाते थे। तो ये है नया गोरखपुर, ये है नया उत्तर प्रदेश, ये है यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नया भारत, जहाँ पे खुशियों की बहार है, विकास की गंगा बह रही है, प्रभु राम की कृपा है। जब सोच ईमानदार हो तो काम दमदार है। इनसे पूज्य महाराज जी, हमारे पूज्य महाराज जी पर, हमारे प्रधानमंत्री पर कोई एक रत्ती भी दाग नहीं लगा सकता। न करप्शन है, न कोई 2G स्कैम है, न किसी प्रकार का सांसद विधायक मंत्रीगण पे आप दाग लगा सकते हो कि ये लोग पैसा जनता का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।